आर्ट्स के विषय अवसर के दरवाजे खोल सकते हैं, क्योंकि देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी आईएएस पीसीएस परीक्षाएं मुख्य रूप से आर्ट्स विषयों पर आधारित है। इंस्टीट्यूट का लक्ष्य और प्रयत्न इग्नू के स्टूडेंट स्पेशल बैच के माध्यम से देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी के लिए तैयार करना है। एसके एम इंस्टीट्यूट में आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बैच चलाया जाता है। अर्जुन बैच में केवल 10 स्टूडेंट्स सीमित रखे जाते हैं, ताकि हर स्टूडेंट्स पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा सके। अलग अलग स्टूडेंट्स की जरूरतों के हिसाब से 3 अलग बैच है और रिजनेबल फीस। बैच में रजिस्ट्रेशन के लिए टारगेट 10 लिख कर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। हाय, ये गेस्ट पेपर दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन के लिए है और इसके बाद जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा तो जनवरी में जो जुलाई सेशन के लिए गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। इस गेस्ट पेपर को किस तरह से यूज़ करना है मैं थोड़ा सा इसमें बताऊंगा इस वीडियो में। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि मैं इस गेस्ट पेपर में से कराऊंगा, ताकि वे स्टूडेंट्स जो यूट्यूब पर कुछ मटेरियल देख रहे हैं प्रिपरेशन के लिए उनकी भी हेल्प हो जाए। और एक दो स्टूडेंट्स ने एक दो प्रश्न जो है बार बार पूछ रहे हैं कि इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं उस क्वेश्चन को भी लूँगा। तो ये VHIC 102 ये सब्जेक्ट है। तो मैं इस वीडियो के सहारे सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इस गेस्ट पेपर को इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर्स के बाद यहाँ पे कभी कहीं कहीं पे कुछ उसी टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इग्नू ने उस प्रश्न या उस टॉपिक से प्रश्न पूछा है, तो उस प्रश्न का एक और डायमेंशन हो सकता है जो प्रश्न इग्नू पूछ सकता है, तो इसलिए उन्हें इस तरह से मेंशन किया गया है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे ये प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रागैतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर इसमें दिया गया है। इसके बाद जो है इसमें नीचे यहाँ पर दिया है कि इस टॉपिक से महत्वपूर्ण बिंदु या लघु प्रश्न, ठीक है। ये सोहन नदी घाटी के बारे में ये भी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसी टॉपिक से, इसी चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक है और हो सकता है कि इग्नू में ये प्रश्न जो है पूछ दे कि सोहन नदी घाटी के बारे में कुछ लिखिए 200 शब्दों में जो आता है। तो इस तरह से इसमें दिया गया है। इसके बाद जो इसमें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इसमें शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, मैं दिखा देता हूं। जैसे एक मिनट, ये जैसे इसमें इस तरह से महत्वपूर्ण या लघु प्रश्न या संक्षिप्त टिप्पणियां, तो ये अब जो भी इग्नू में के हिसाब से जो पहले प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसके नज़रिए से ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, ठीक है। जैसे कि होमिनाइजेशन क्या होता है। अगर आपने बिल्कुल पढ़ा नहीं होगा तो होमिनाइजेशन होता क्या है बिल्कुल भी दिमाग में आइडिया ही नहीं आएगा। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि होमिनाइजेशन वह प्रक्रिया है जो मानव के शरीर रूप से उनके वानर पूर्वजों से होमो प्रजाति में आविर्भाव को परिभाषित करती है। मानव के जैविक विकास की प्रक्रिया लंबी एवं जटिल है। तो मानव विकास की कथा उसके वानर पूर्वजों के साथ 65 लाख वर्ष पहले आरंभ होती है। तो पोर्सियम्स से आरंभ होकर बंदर, वानर, विशालकाय वानर और अंत में मानव तक पहुंचे, तो इसको होमिनाइजेशन बोलते हैं। तो ह्यूमन से समझिए कि हमारी जो जर्नी है, ह्यूमंस की जो जर्नी है वो लगभग 65 लाख वर्ष पहले से आरंभ होती है, जब बंदर थे तो उनसे, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं, ठीक है।
बोल सकते हैं। तो उसके बाद जो है वानर आए, फिर विशाल का आए, वानर आए। तो इसलिए होमिनाइजेशन वह प्रक्रिया है जो मानव के शरीर रूप से उनके वानर पूर्वजों, जो हमारे जो शरीर अभी हम जो जिस प्रकार से दिखते हैं, ठीक है, तो वो हमें जो रूप मिला है वो हमारे वानर पूर्वजों से, होमो प्रजाति से ही हमें प्राप्त हुआ है। तो किस तरह से हुआ है इसको परिभाषित करती है, तो इसे होमिनाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, द्विपादिता किसे बोलते कहते हैं? तो द्विपादिता का मतलब है कि इसका विकास अर्थात होमो होमोनिन्स की सीधे चलने की योग्यता। जब होमोनिन्स जो है जब सीधे दो पैरों पर चलने लगे तो इसे द्विपादिता बोलते हैं। ठीक है, पाद माने जो है पैर को बोला जाता है। ठीक है, तो अपने दो पैरों पर, द्वि माने दो, तो दो पैरों पर जब चलने लायक हो गए तो उन्हें उसे उस को बोला जाता है, विकास की उस चरण को बोला जाता है द्विपादिता। ठीक है, इसी तरह जो है एनसेफलाइजेशन क्या होता है? ये ह्यूमनाइजेशन की प्रक्रिया में अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन मानव के मस्तिष्क के आकार में वृद्धि था, जो गोरिल्ला अर्थात चिंपांजी की तुलना में आकार में 3 गुना अधिक बढ़ा। मस्तिष्क के विस्तार की यह प्रक्रिया एनसेफलाइजेशन कहलाती है और यह प्रक्रिया होमो हेबिलिस प्रजाति के साथ आरंभ हुआ। ठीक है, तो जब मस्तिष्क का विकास हुआ, जो मस्तिष्क के है उसको बौद्धिक कैपेसिटी जो है बढ़ती चली गई, तो इसलिए फिर जो आने वाली पीढ़ियां थी उनके दिमाग का जो विस्तार हुआ, विकास हुआ, ठीक है, तो उनके आकार में भी वृद्धि हुई। तो इसलिए इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एनसेफलाइजेशन बोला जाता है। एनसेफलाइजेशन, तो ये मस्तिष्क के आकार में जो वृद्धि देखी गई, जो कि गोरिल्ला यानी कि चिंपांजी की तुलना में भी 3 गुना अधिक था, तो मस्तिष्क के इस विस्तार यानी ये जो बड़ा आकार बना, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को इंसेफ्लाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, लैंगिक द्विरूपता क्या होती है? लैंगिक द्विरूपता, ये ठीक कर लीजिएगा, लैंगिक द्विरूपता एक अन्य घटक है जो वानर से मानव पूर्वज में भेद करता है। यानी कि वानर अलग है और मानव पूर्वज, ठीक है, अलग है। मानव में गुप्त कौमोत्तेजना यौन ग्रहणशीलता की स्थिति का क्रमिक विकास हुआ, जिसके कारण उसमें अन्य महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन हुआ जो कि कामुकता से संबंधित है। तो इसको क्या बोला जाता है? लैंगिक द्विरूपता। कि मानव के जो पूर्वज थे वो और वानर, ये जो है अलग अलग भेद करते हैं, तो इसको लैंगिक द्विरूपता बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें से अगर आपको ह्यूमनाइजेशन बोले लिखने के लिए आएगा तो 200 शब्दों में लिखना होता है, तो ये तो बहुत ही कम है। तो आपको इसमें थोड़ा सा द्विपादिता को इंक्लूड करके और एनसेफलाइजेशन को इंक्लूड करके आपको एक मिक्सअप करके आंसर दे देना है, लेकिन प्रायोरिटी में आपको जो सबसे ऊपर लिखना है वो ह्यूमनाइजेशन के बारे में लिखना है। ठीक है, और इसके अलावा जो है और जो इस सब्जेक्ट से जो भी आपको इनपुट्स प्राप्त होते हैं, जो भी आपने पढ़ करके जो सीखा है, जैसे कि आप जो है प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मानव का किस तरह से विकास हुआ ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने जो भी प्रश्न आपने लर्न किया है तो उसमें से भी थोड़ा सा इनपुट्स दे करके और अपने आंसर्स को एक मिक्सअप करके लिख देना है। ठीक है, इसी तरह से आंसर्स लिखे जाते हैं। आपको जो क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको वहां पे जो इनोवेटिव आइडियाज के साथ जो भी आपने पढ़ा है, जो भी गेस्ट पेपर में से या किसी और बुक में से या इग्नू की बुक में से, ठीक है, तो उसमें जो भी आपने लर्निंग किया है तो आपको उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रागैतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं? बेसिकली जो है, जो भी हम इतिहास जानते हैं उसका 90% भाग जो है मानव इतिहास का, 90% भाग जो है प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, और बाकी जो शेष 10% है ऐतिहासिक काल है। तो हम जो अत्यंत प्राचीन इतिहास है जिसके बारे में हमारे पास कोई लिखित ज्ञान नहीं है, जब भी कुछ खुदाई वगैरह होता है जमीन के नीचे से कुछ हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो उसके आधार पे हम जो है उस जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है, जो भौतिक वस्तु या कुछ भी ऐसा जैसे कि मानव कंकाल हो गए, ठीक है, या जानवर के कंकाल हो गए, उनके आसपास कोई हथियार हो गए, ठीक है, तो उससे हम जो है उस भौतिक वस्तु का जो है काल निर्धारण निकालते हैं कि कितने साल पुरानी है। तो लाखों लाखों साल पुरानी भी हमें प्राप्त होता है। तो उस समय का जो है हम
इतिहास का अनुमान लगाते हैं उस साइट पर से। तो इस तरह से जो है वहाँ पर हम जो भी अनुमान लगाते हैं तो उसे हम बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता का इतिहास वस्तुतः मानव के विकास का इतिहास है। मनुष्य का पृथ्वी पर कब और कैसे अवतरण हुआ यह निश्चित और निर्विवाद रूप से आज भी कहना संभव नहीं है। क्योंकि इसका हमें सटीक कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है। जहां पर भी कुछ हमें प्राप्त होता है तो हम उसके अनुसार जो है उस समय से संबंधित जो है इतिहास के बारे में हम कुछ जो है अनुमान लगाते हैं। तो इतने लंबे, इसके अलावा यहाँ पर कि आधुनिक युग में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रकृति के अन्य रहस्यों के उद्घाटन की भांति मानव के उद्भव और विकास के रहस्यों के उद्घाटन में योगदान दिया है। ऑब्वियसली जो वैज्ञानिक आविष्कार हैं, जैसे कि हम काल निर्धारण विधि के बारे में जानते हैं, कई प्रकार की विधियां हैं। कार्बन डेटिंग एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है जो हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हमें एक सहायता प्रदान करते हैं, जो वैज्ञानिक आविष्कारों की वजह से हम एक सटीक काफी हद तक काल निर्धारण कर सकते हैं। और फिर कई वैज्ञानिक आविष्कारों की वजह से हम जो है अपने जो पुरातात्विक अवशेष ही हैं जो हमें प्राप्त होते हैं उनका हम प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए यह लाइन दिया गया है। तो इसके परिणाम स्वरूप आज मानव के उद्भव और विकास का क्रमबद्ध विवेचना प्रस्तुत किया जा सकता है। विवेचना का मतलब होता है कि हम जो है इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का मतलब है कि चरणबद्ध चरण, मतलब एक क्रम के अनुसार जो विकास हुआ, तो उस विकास के युगानुगत मतलब युग, एक युग के बाद दूसरा युग, तीसरा युग, इस तरह से। तो विवेचन का नाम ही इतिहास है, ठीक है। और मानव सभ्यता का इतिहास सुदूर अतीत में फैला हुआ है। मानव सभ्यता के इतिहास का वह कालखंड जिसके संबंध में हमारा ज्ञान मूलतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ओके, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमें जो भी साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य में जो प्राप्त होते हैं, और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये कहीं पे उत्खनन हुआ, कहीं पे खुदाई हो रहा है, तो उस जमीन के नीचे से हमें कुछ प्राप्त हो गया, तो इसे हम बोलेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य में प्राप्त हुआ है। तो फिर उसका जो साइंटिफिकली उसका स्टडी किया जाता है, तो स्टडी करने के बाद जो है हमें उसके इतिहास के बारे में विश्लेषण, जो साइंटिस्ट है, जो इतिहासकार है, वो जो है विश्लेषण करके फिर बताते हैं कि ये जो है इस एरा से संबंधित है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो हमें प्राप्त होता है, जो भी का हम इतिहास जानते हैं उस समय के बारे में, तो वो एक प्रागैतिहासिक काल खंड का वो इतिहास होता है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल की मानव सभ्यता को 3 महत्वपूर्ण भागों में बांट सकते हैं। तो पहला है कि प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, जो कि 3000 ईसा पूर्व से लेकर के मानव इतिहास का जो प्रारंभ हुआ है। अब हमें इसके बारे में जानकारी नहीं कि मानव इतिहास कब प्रारंभ हुआ, जब भी प्रारंभ हुआ है वहां से लेकर के ईसा पूर्व 3000 ईसा पूर्व तक का काल जो है वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, ठीक है। तो ये कितना पुराना हो सकता है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, 3000 ईसा पूर्व तक से पहले का जो काल है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। और आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, तो सिंपली जो है 3000 ईसा पूर्व के बाद से लेकर के 6000 ईसा पूर्व तक का जो इतिहास है, इसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे कि सिंधु एवं वैदिक सभ्यता इसी काल से संबंधित है। क्योंकि इनकी लिपि अभी पढ़ी नहीं जा सकी है, तो हमें इसके बारे में कुछ लिखित जो भी इनपुट हमें प्राप्त नहीं है। तो जो भी हमें जानकारी मिली है वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही मिली है। तो प्रागैतिहासिक काल और इतिहास के बीच का जो भाग है 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, वो आदि ऐतिहासिक काल कहलाता है। इसके बाद जो है ऐतिहासिक काल, तो ऑब्वियसली जो ये 600 ईसा पूर्व से के बाद का जो काल है, इस काल में हमारे पास अध्ययन के लिए जो है पुरातात्विक साक्ष्य तो है ही, साथ में साहित्यिक साक्ष्य भी है, ठीक है। इसके अलावा विदेशियों के भ्रमण का वर्णन है। तो तीनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है। तो इस तरह से इसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। जो प्रागैतिहासिक काल है
ठीक है, उसको जो है 3 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है पुरापाषाण काल, और दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। तो आप याद रखिए, पुरापाषाण काल जो है लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक है। तो यहाँ तक हमको जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, 5 लाख ईसा पूर्व तक के कुछ पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसको पूरा पाषाण काल कहते हैं। और मध्य पाषाण काल जो है 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक है, और नवपाषाण काल 6,000 ईसा पूर्व के पश्चात का है। ठीक है, पुरापाषाण काल के बारे में थोड़ी सी इसमें जानकारी ले लेते हैं कि पुरापाषाण भारत की पुरापाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लिस्टोसिन या हिम युग में हुआ था। तो आप याद रखिएगा कि हिम युग में हुआ था। प्लिस्टोसिन काल में पृथ्वी की सतह का बहुत अधिक भाग मुख्यतः अधिक ऊंचाई पर और उसके आसपास के स्थान पर बर्फ की चादर से ढका हुआ था, इसीलिए हम इसे हिम युग कहते हैं। आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व यह ग्रह जो है पृथ्वी ग्रह अत्यंत ठंडा होने के कारण होने लगा, और ध्रुवीय प्रदेशों में बड़े बड़े हिमनद प्रचंड वेग से नीचे उतरते जो 45 डिग्री या उससे भी नीचे अक्षांशों तक पहुंच गए। फिर भूमध्य रेखा के निकट ही इसका प्रभाव पृथ्वी पर अन्य जीवों पर पड़ा। ठीक है, तो ये कुछ पुरापाषाण काल के बारे में था। भारतीय पुरापाषाण काल के बारे में ये है कि युग को मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पत्थरों और औजारों के रूप में तथा जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। तो प्रथम अवस्था को आरंभिक या निम्न पुरापाषाण युग कहा जाता है। ठीक है, इसका काल लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद जो दूसरा काल जो है उसको मध्य पुरापाषाण युग बोला जाता है। इसकी आप याद रखिए पुरापाषाण काल है, और यहाँ पे जो ऊपर दिया गया था यहाँ पे पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण, इसमें पूरा नहीं है। ठीक है, नवपाषाण इसमें पूरा नहीं है, लेकिन जब हम पुरापाषाण काल पढ़ रहे हैं तो इसमें जो है पुरापाषाण काल में हम देख रहे हैं कि इसमें जो है निम्न पुरापाषाण काल है, फिर एक मध्य पुरापाषाण काल है। तो इस तरह से आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसकी अवधि लगभग 50,000 वर्ष पूर्व से निर्धारित की जाती है। और तीसरा काल या सबसे ऊपर का जो काल होता है, तीसरा जो काल है, क्यों 3 इसमें काल है ना, पुरापाषाण में क्या कितने काल है? 3 काल है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और ऊपरी पुरापाषाण काल, या इसे नव पुरापाषाण काल भी बोलते हैं। तो जिसका काल कितना है? 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक है। अच्छा, इसको निम्न पुरापाषाण काल के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। ठीक है, तो बेसिकली ये पत्थरों के आधार पर है, आप पढ़ सकते हैं इसे गेस्ट पेपर में से। अगर मैं इसको बताने लगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब इसमें कुछ और है नहीं, बस इसमें जो है मध्य पुरापाषाण काल और निम्न पुरापाषाण काल और फिर उच्च पुरापाषाण काल के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। ठीक है, और इससे संबंधित जो एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है इसी चैप्टर से या इसी टॉपिक से संबंधित, तो ये है सोहन नदी घाटी। तो शिवालिक के सामने सोहन नदी घाटी से निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये सोहन नदी घाटी से हमें निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ 1931 से 32 के बीच येल कैम्ब्रिज अभियान दल के टी डेरा और पैटरसन के नेतृत्व में, ये लोग हैं, इनका नाम है, के नेतृत्व में उत्खनन प्रारंभ हुआ। यहाँ से प्राप्त उपकरण फ्लेक तकनीक से बनाए गए थे। तो एक फ्लेक तकनीक है जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो BHIC 101 की क्लासेस है। तो भारत में सबसे पुराने हस्त कुठार, जो हाथ से इस्तेमाल किए जाने वाले जो हथियार है, गंडासा खंडक की प्राप्ति इस क्षेत्र से हुई है। यहाँ से फलक उद्योग का प्रमाण मिलता है। और भीमबेटका जो एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक साइट से मध्य प्रदेश में रायसेना जिले में एक स्थित पहाड़ी में से मनुष्य के गुफावास का प्रमाण मिला है कि मनुष्य वहां पे उस गुफा में रहते थे। यहाँ से प्राप्त 500 गुफा चित्र पुरापाषाण काल के तथा शेष चित्र मध्य पुरापाषाण काल के हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कांस्य युग से आप क्या समझते हैं? तो कांस्य युग उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने तांबे, यानी कि तांबे या ताम्र भी इसे कहते हैं, कि उसकी रांगे के साथ मिश्र धातु बना करके कांसे का इस्तेमाल किया। इतिहास में यह युग पाषाण युग तथा लौह युग के बीच में पड़ता है। ठीक है, इसके कांस्य युग के बाद लौह युग आया। तो पाषाण युग में मनुष्य की किसी भी धातु का खनन कर पाने की असमर्थता थी। तो पाषाण युग इसलिए पत्थरों के औजार बनाते थे। कांस्य युग में लोहे की खोज नहीं हो पाई थी, और लौह युग में
तांबा, कांसा और लोहे के अलावा मनुष्य अन्य ठोस धातुओं की खोज तथा उनका उपयोग भी सीख गया था। कांस्य युग की विशेषता क्या है? कांस्य युग की ये विशेषता है कि मनुष्य शहरी सभ्यताओं में बसने लगे थे। इसी कारण से विश्व में कई जगहों में पौराणिक सभ्यताओं का विकास हुआ था। इस युग की एक और खास बात है कि विभिन्न सभ्यताओं में अलग अलग लिपियों का विकास हुआ, जिनकी लिपि का मतलब है यहाँ पे जो है लिखावट, ठीक है, लेख। तो लिपि जो है अलग अलग लिपियों का विकास हुआ, अक्षरों का। और पुरातत्व शास्त्रियों को उस युग के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हासिल होते हैं। अभी देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता एक जो थी कांस्य सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घग्गर हाकड़ा प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे हुआ। मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी ये हड़प्पा के प्रमुख केंद्र थे। ब्रिटिश काल में ही हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर के अनेक बसे और उजड़े हैं। इससे अनेक बार बसे और उजड़े हैं ये जो शहर है। चार्ल्स मेसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा था और कनिंघम ने इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया था। प्लीट ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में लेख लिखा। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसे जो है यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले जो प्रथम नगरों का उदय यहाँ पे हुआ था, इसलिए इसे प्रथम नगरीकरण कहा जाता है। प्रथम बार कांस्य का प्रयोग भी यही हुआ था, इसलिए इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण था और इसमें थोड़ा डिटेल्स भी है, आप गेस्ट पेपर में से पढ़ सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब ये भी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है कि असीरियन साम्राज्य के पतन और विश्व को देन की समीक्षा कीजिए। असीरिया पतन और विश्व को देन साम्राज्य का पतन। असीरिया सम्राटों ने लगभग 150 वर्षों तक बिना कोई दबाव अथवा अंकुश के शासन किया। उनकी नीति के कारण राज्य में अशांति एवं अव्यवस्था बनी रही और व्यापार में वल्लभ विकास का मार्ग भी अव्यस्त हो गया। यहाँ का सामाजिक जीवन नष्ट हो गया। प्रसिद्ध इतिहासकार टैनबी ने अपनी पुस्तक स्टडी ऑफ हिस्ट्री में इस सभ्यता के पतन के कारणों पर प्रकाश डालते हुए लिखा, थोड़ी सी मिस्टेक से लिखा कि असीरियन सभ्यता के विकास का कारण यह नहीं था कि उसके शस्त्रों पर जंग लग गया था। विनाश का जो उनका जो विनाश हुआ था असीरियन सभ्यता का, तो उसका कारण ये नहीं था कि उनके शस्त्रों में जंग लग गया था। सुशील माधव पाठक ने लिखा है कि वास्तव में असीरियाई सभ्यता अपनी सैन्य प्रणाली के लिए ही प्राचीन विश्व में के इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। असीरियाई सैन्य विशेषज्ञ लड़ाई के दाव पेच को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। असीरिया के सैनिक युद्ध कला में बहुत दक्ष थे और युद्ध अभियानों की क्रूरता तथा निर्दयता के लिए विश्व में कुख्यात थे। इनकी सेना शक्ति ही इनके विशाल साम्राज्य के प्रभाव एवं विनाश का सैनिक दृष्टि से वे निरंतर प्रगतिशीलता के योग्य रहे। उनका विनाश इसलिए हुआ क्योंकि उनको आतंकी नीति ने उनको थका दिया, ठीक है। उनकी जो आतंकी नीति थी उसने उनको थका दिया। वे अपने पड़ोसियों के लिए असहाय हो गए थे, मतलब उनके जो आसपास जो पड़ोसी थे वो अब उनको सहन नहीं कर पा रहे थे। विश्व सभ्यता को क्या देन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा विश्व सभ्यता को उन्होंने क्या दिया, ठीक है, ये इसका मतलब है। असीरियाई लोगों ने महान संस्कृति का निर्माण ही नहीं, उसको संरक्षण प्रदान किया था। उन्होंने बेबीलोन सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित कर हम तक पहुंचाया। तो डॉक्टर एस गोयल का मानना है कि अगर असीरिया न होते तो बेबीलोन का बहुत सारा विज्ञान पश्चिमी एशियाई जातियों की समान संपत्ति बने बिना विलुप्त हो जाता। जैसे पश्चिमी एशियाई एशियाई जातियों में
जो उनकी जो वैज्ञानिक वो उपलब्धियां थी वो समय के साथ नष्ट हो गई, लेकिन असीरियन की वजह से जो बेबीलोन संस्कृति की जो धरोहर थी वो सुरक्षित रह गई। ठीक है, तो यह विश्व को उनकी देन है, यही उनकी सबसे बड़ी देन है। इसके अतिरिक्त प्रांतीय शासन व्यवस्था, इसके अलावा प्रांतीय शासन व्यवस्था असीरिया की देन है। डाक व्यवस्था की शुरुआत भी उन्होंने की। असीरिया का सैन्य तंत्र इतना संगठित सिद्ध हुई, इतना संगठित था, सुसंगठित था कि उसी के बल पर उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, तो ये जो सैन्य तंत्र की विद्या है, ये भी जो है विश्व को कहाँ से प्राप्त हुआ? असीरियन से सीखने को मिला। इनके द्वारा स्थापित सैन्य व्यवस्था अपने समय में सख्त सिद्ध हुई, सशक्त मतलब जो है सफल सिद्ध हुई। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक से सफल सिद्ध हुई। वहाँ कुछ ऐसी मिट्टी की तख्तियां मिली है जिनमें उस सभ्यता की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। उनकी रक्तपात की नीति एवं दिंसावादी प्रवृत्ति से जनता असंतुष्ट थी। हिंसावादी, जो यहाँ पे हिंसावादी होगा कि उनकी रक्तपात एवं हिंसावादी प्रवृत्ति से जनता जो थी असंतुष्ट थी। इसी नीति के कारण आगे चलकर साम्राज्य का पतन हो गया। यूनानी कौन थे? तो ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूनान या ग्रीस देश, तो उनको यूनान ही बोला जाता है और ग्रीस ही बोला जाता है। तो ये जो नागरिक यूनानी, ग्रीस देश के नागरिक यूनानी या ग्रीक कहलाते थे। तो यूनानी सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता थी। इसकी ज्ञान विज्ञान कला संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की थी, जिनका संपूर्ण विश्व पर व्यापक प्रभाव पड़ा। भारत का लिखित इतिहास भी सिकंदर के आक्रमण से उपलब्ध है। मेगास्थनीज जो कि लेखक थे कि इंडिका में भारत की मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, तो उनके भारत की तत्कालीन राजनीति, सामाजिक अर्थव्यवस्था का वर्णन मिलता है। तो यूनान के प्राचीन इतिहास, ये इजी आंसर है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इस टॉपिक में से एक महत्वपूर्ण बिंदु भी इसमें दिया गया है जो इम्पोर्टेंट है। आप जो है अगर इस प्रश्न में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं आंसर देने में, और अलग से अगर इस महिलाओं के यूनान में समाज की स्थिति, महिलाओं की स्थिति यूनानी समाज में किस तरह था, ये प्रश्न भी आया तो इसका आप आंसर दे सकते हैं। एक ये प्रश्न है कि मानव का पर्यावरण से कैसा संबंध है, समीक्षा कीजिए। पर्यावरण का अर्थ है मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। प्रकृति में वायु, जल, मृदा, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सभी सम्मिलित रूप से में पर्यावरण की रचना करते हैं। तो सामान्यतः किसी स्थान विशेष में मानव के चारों तरफ, जैसे कि स्थल हो गया, जल, वायु, मृदा आदि, ये मानव के चारों तरफ रहते हैं, का वह आवरण जिससे वह मानव घिरा हुआ है पर्यावरण कहलाता है। अर्थात पर्यावरण से अभिप्राय आसपास या आस पड़ोस जो हमारे सराउंडिंग्स में है, अर्थात हमारे चारों ओर जो फैले हुए हैं मानव, जंतुओं या पौधों के उस वातावरण एवं परिवेश से है जिससे हम घिरे हुए हैं। तो पर्यावरण एक्चुअली में हमारे आसपास का वह वातावरण है, ठीक है, जिससे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? परि और आवरण, ये संधि विच्छेद है, अर्थात जिससे संपूर्ण जगत घिरा हुआ है। इस प्रकार पर्यावरण उस आवरण को कहेंगे जो संपूर्ण पृथ्वी, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल तथा इनके विभिन्न घटकों को अपने से ढके हुए हैं। तो पर्यावरण की संकल्पना वायु, स्थल, जल और पादप सम्मिलित है। पर्यावरण की परिभाषा है, आप इसमें से एक या दो याद कर सकते हैं पर्यावरण की परिभाषा। तो पर्यावरण को परिभाषित करते हुए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। तो हर्स्कोविट्स ने क्या लिखा है कि पर्यावरण संपूर्ण बाह्य परिस्थितियों और उसका जीवधारियों पर पड़ने वाला प्रभाव है, जो जगत के विकास चक्र का नियामक है। ठीक है, तो ये सब पर्यावरण से संबंधित जो है परिभाषाएं हैं। मनुष्य या जीव जंतु सभी पर्यावरण की उपज है। उनकी उत्पत्ति, विकास, वर्तमान स्वरूप एवं भावी अस्तित्व सभी पर्यावरण की परिस्थितियों पर ही निर्भर है। तो हमारा अस्तित्व हमारे पर्यावरण पर ही निर्भर है। ठीक है, हम हमारे पर्यावरण से ही हम है। इवन तो हमें जो अन्न खाने को मिलता है वो भी हमें मिट्टी से ही प्राप्त होता है। अगर मिट्टी में वो ऊर्जा, वो शक्ति नहीं हो कि
कि हमें जो है कुछ अंकुरित करके अनाज दे सके, तो हम कहाँ से भोजन प्राप्त करेंगे? ठीक है, हमें वायु भी चाहिए, तो इसी पर्यावरण से हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए हमारा जो अस्तित्व है पर्यावरण पर टिका हुआ है। प्राकृतिक एवं सामाजिक वैज्ञानिक प्राकृतिक पर्यावरण तथा भूगोलविद भौतिक पर्यावरण का भी प्रयोग करते हैं, परंतु अधिक प्रचलित तथा मान्य मत के अनुसार मौलिक रूप से पर्यावरण का स्वरूप प्राकृतिक है, अर्थात प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव एवं उपयोग से है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण जन्म लेता है तथा उसी से ये नियमित एवं परिचालित होते हैं। अतः वर्तमान अध्ययन में प्राकृतिक पर्यावरण को ही आधार मानना उचित होगा, जिससे अनेक तत्वों के साथ साथ मानव स्वयं भी एक कारक के रूप में कार्य करता है। तो हम इस लेख का मतलब ये है, इस पैराग्राफ का, कि जो पर्यावरण की हम बात करते हैं, तो जो प्राकृतिक पर्यावरण है ये बिल्कुल आधार में है, मतलब बेसिक है। ठीक है, इन्हीं पर जो है हमारे जो दैनिक कार्य है सब कुछ इसी पे टिका हुआ है। ठीक है, अगर हम कोई समाज का गठन करते हैं तो उसमें ही पर्यावरण का रोल है। ठीक है, कोई आर्थिक गतिविधियां करते हैं तो उसमें ही पर्यावरण का रोल है। जैसे कि कृषि करते हैं तो कृषि से जो है हमें कई सारी चीजें प्राप्त होती है, अनाज प्राप्त होता है, साथ में अगर हम जो अ, पशुपालन करते हैं तो वो भी उसी जमीन से उपजे जो कृषि से और घास वगैरह जो भूसा वगैरह जो प्राप्त होता है, जो मवेशी को खिलाया जाता है तो उसके बिना तो पशुपालन संभव ही नहीं है। ठीक है, जो जूट जो भी हम ऊनी कपड़े बनाते हैं या कपड़े का जो व्यापार करते हैं, तो उसके लिए भी हमें कच्चा मटेरियल हमें कृषि से ही प्राप्त होता है, और कृषि जो है बिल्कुल जो प्राकृतिक पर्यावरण पर ही निर्भर है। तो इस तरह से मानव का अस्तित्व जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण से घनिष्ठता से मतलब कि संबंधित है। तो मानव पर्यावरण का संबंध एक अलग से इसमें पैराग्राफ है कि मानव प्रत्येक प्रकार के क्रियाकलापों के लिए पर्यावरण पर ही निर्भर है। मानव एक कलाकार के रूप में पर्यावरण द्वारा प्रदत्त रंगमंच स्टेज पर कार्य करता है। तो इसमें ये बोला गया है कि जो मानव है ये एक तरह से बस एक कलाकार है, और जो पर्यावरण है एक रंगमंच है। ठीक है, हमें जो भी साधन हमें पर्यावरण पर से प्राप्त हुए हैं उसी का उपयोग कर करके हम जो है अपने अपने क्रियाकलाप करते हैं। कहीं पर्यावरण उससे प्रभावित करता है तो कहीं वह उसके साथ अनुकूलन तथा परिवर्तन करता है। कभी कभी क्या होता है कि हम जो है पर्यावरण को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं या चीज़ों को चेंज कर देते हैं, जंगल को काट करके शहर बना देते हैं। ठीक है, फिर जो है पर्यावरण चेंज होता है, मतलब जो है तबाही, बाढ़ वगैरह जो है जैसे उत्तराखंड में कई बार हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल साफ पर्यावरण जो है बिल्कुल जो है उसको मिट्टी में मिला देती है सब, फिर वहाँ पे जो है वापस से जो है सारा शहर साफ हो जाता है। तो इस तरह से हम भी पर्यावरण को, मानव भी जो है अपने हिसाब से पर्यावरण को चेंज करने की कोशिश करता है। पर्यावरण भी फिर जो है कुछ हद तक चेंज होती है, फिर वापस अपने उसी रूप में आ जाती है। तो फिर मनुष्य क्या करते हैं, अनुकूलन करते हैं। ठीक है, पर्यावरण के हिसाब से रहना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से संबंध है। अब मैं इसका एक सेकेंड पार्ट बनाऊंगा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उसे हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए दैट्स ऑल।